Good morning, students. I am Aruna Gupta, Associate Professor, SPC Government College, Bhim. Today we are discussing graphical presentation of classical model for BA Part 2 Economics Paper First. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में किस तरह से रोजगार, उत्पादन, आय, कीमतों आदि का निर्धारण होता है, उनकी मुख्य मान्यताएं क्या है, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। आज हम क्लासिकल मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये जो क्लासिकल मॉडल है ये दो तरह की स्थितियों में दिया गया है। एक है बचत और विनियोग रहित मॉडल जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं किया गया है, और दूसरा इसका दिया है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हुए। पहले हम देखते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बिना क्लासिकल मॉडल। फर्स्ट वाला डायग्राम आपको ये शो कर रहा है कि नीचे वाले बी पार्ट से हम शुरू करते हैं। डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, ये दोनों ई पॉइंट पर बराबर हैं। W/P वास्तविक मजदूरी निर्धारित होती है, ON एम्प्लॉयमेंट का स्तर निर्धारित होता है। इस ON एम्प्लॉयमेंट के स्तर के अनुरूप OO1 आउटपुट निर्धारित होता है, क्योंकि आउटपुट फंक्शन है एंड आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ N K बार T बार L बार। इसमें केवल N परिवर्तनशील है, रोजगार परिवर्तनशील है, तो उसके आधार पर ये उत्पादन का स्तर निर्धारित होता है। इधर हम देख रहे हैं मौद्रिक क्षेत्र का संतुलन। सी पार्ट में MV के द्वारा मुद्रा की पूर्ति, वैधानिक पूर्ति और उसके चलन वेग को बताया गया है, और इधर आउटपुट है, तो इसके द्वारा OP कीमत का निर्धारण होता है, और OP कीमत और आउटपुट OO1 है। नीचे वाले डी भाग में W/P वास्तविक मजदूरी दर है जो बी वाले पोर्शन से निर्धारित हुई, और उसके अनुरूप OP प्राइस लेवल है, और उसके अनुरूप OW मौद्रिक मजदूरी है। ये बिल्कुल सिंपल मॉडल है जिसमें किस प्रकार से विभिन्न वेरिएबल्स एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसको बताया गया है। अब हम एक एक चीज में चेंज देखते हैं और उसके आधार पर मॉडल में क्या परिवर्तन आते हैं, वेरिएबल्स में क्या परिवर्तन आता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले इसी डायग्राम में देखिए, मैंने मनी सप्लाई को चेंज किया है। MV की जगह ये कर्व हो गया है MV1। हमने पहले पढ़ा था कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है और इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आप देखिए मनी सप्लाई में चेंज करने पर, मनी सप्लाई में वृद्धि करने पर क्या चेंज आया है, केवल प्राइसेस बढ़ गई है, जो कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार जितनी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में कीमतें उसी दिशा में बदलती हैं। तो प्राइसेस बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ने पर उतनी ही मौद्रिक मजदूरी बढ़ गई, जिसके कारण W/P या वास्तविक मजदूरी अनचेंज्ड है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर किसमें केवल चेंज आया है, कीमतों में, और कीमतों के ही अनुपात में मौद्रिक मजदूरी में। वास्तविक मजदूरी, आउटपुट, श्रम की मांग और पूर्ति उतनी की उतनी रहती है। अतः मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन केवल मौद्रिक क्षेत्र के संतुलन को प्रभावित करते हैं, वास्तविक चरों को नहीं। सेकेंड हम लेते हैं चेंज इन लेबर सप्लाई, श्रम की पूर्ति में परिवर्तन। ये देखिए इस वाले पोर्शन से बी पार्ट से हम शुरू करते हैं। शुरू में ये SL, ये DL, ई पॉइंट पर संतुलन, ये आउटपुट, आउटपुट के अनुरूप इतनी कीमत, और ये वास्तविक मजदूरी है। अब श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है तो ये SL कर्व बदलकर SL1 में हो जाता है, जहां DL और नया SL कर्व काटता है, यानी E1 बिंदु पर संतुलन होता है। E1 बिंदु पर एम्प्लॉयमेंट का स्तर ON से बढ़कर ON1 हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप आउटपुट बढ़कर OO1 से बढ़कर OO2 हो जाता है। इधर मौद्रिक क्षेत्र में मनी सप्लाई स्थिर है, आउटपुट बढ़ गया है, तो संतुलन बिठाने के लिए
कीमतें कम हो जाती है, कीमत स्तर में कमी आती है। नीचे वाले इस पोर्शन में देखिए कि कीमतें तो कम हो गई है, लेकिन जब श्रम की पूर्ति बढ़ गई है तो वास्तविक मजदूरी में कमी आती है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को रोजगार देना प्रतिष्ठित सिद्धांत में तभी संभव है जबकि मजदूरी दरों में कमी हो। इन्होंने मजदूरी दरों को नम्य माना है, फ्लेक्सिबल माना है, और ये कहा है अगर अधिक श्रम काम करना चाहते हैं तो वो कम मजदूरी दरों पर ही कर सकते हैं। तो आप देखिए मौद्रिक मजदूरी दरें OW1 से कम होकर OW2 हो गई है। प्राइसेस भी कम हुई है, लेकिन मौद्रिक मजदूरी उसकी अपेक्षा और कम हुई है। उसी का परिणाम है कि W/P यानी वास्तविक मजदूरी में कमी आती है, और वास्तविक मजदूरी कम हो जाने के कारण सब श्रमिकों को रोजगार देना संभव होता है। ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया तो आउटपुट में भी, उत्पादन में भी वृद्धि हो गई है। उत्पादन में वृद्धि, कीमतों में कमी, वास्तविक मजदूरी में कमी आदि प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि लेबर सप्लाई या श्रम की पूर्ति बढ़ती है। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं थर्ड वाले में चेंज इन लेबर डिमांड, श्रम की मांग में परिवर्तन। श्रम की मांग में परिवर्तन कब हो सकता है? क्योंकि श्रम की मांग निर्भर करती है श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर। अगर श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता बढ़ती है तो श्रम की मांग भी बढ़ेगी। इसका मतलब हुआ कि टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है। ये जैसे है O इज द फंक्शन ऑफ N, K बार, T बार, L बार, तो ऊपर वाला आउटपुट फंक्शन हो गया O1 था ये, O2 इज द फंक्शन ऑफ N1, K बार 1, T बार 1, L बार 1। इसका मतलब हुआ इनमें से चेंज हुआ है, लेकिन चेंज होकर वापस ये स्थिर हो गए हैं। तो इसमें यानी श्रम की मांग बढ़ने का मतलब सीमांत भौतिक उत्पादकता में वृद्धि या टेक्नोलॉजी में चेंज, तकनीकी उन्नत हो जाए और उसके कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अधिक ऊंची तकनीक के काम लेने के कारण अधिक श्रमिकों की मांग होती है, या श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता बढ़ जाने के कारण श्रम की मांग में वृद्धि होती है। श्रम की मांग बढ़ती है तो उसका प्रभाव होगा कि उत्पादकों को उनको अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम है तो उन्हें मजदूरी भी ज़्यादा दी जाएगी। इन सबको हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में। आप देखिए श्रम की मांग बढ़ गई है, E की अपेक्षा नया संतुलन E1 पॉइंट पर होता है। E1 पॉइंट पर नए संतुलन की स्थिति में आउटपुट फंक्शन भी चेंज हो रहा है। श्रम की मांग बढ़ने पर ये पहले वाले से O2 में बदल जाता है। रोजगार में वृद्धि हो रही है, रोजगार में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन बढ़ रहा है, श्रम की पूर्ति उतनी की उतनी है। ऐसी स्थिति में प्राइसेस में कमी आती है, और प्राइसेस कम हो जाने और मौद्रिक मजदूरी बढ़ जाने के कारण वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होती है। तो ये स्थिति, ये दृष्टिगोचर ये बताती है कि MPPL बढ़ने पर श्रम की मांग बढ़ेगी, श्रम की मांग बढ़ने के कारण रोजगार भी बढ़ेगा, उत्पादन फलन पूरा ऊपर शिफ्ट होगा, उत्पादन बढ़ने के कारण कीमतों में कमी होगी, लेकिन MPPL बढ़ने के कारण मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि होगी और वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये सारे सभी चरों को प्रभावित करती है और श्रम की मांग बढ़ने के इस तरह के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा है इसको अगर हम बचत और उसके संबंध में काम में लें तो उस स्थिति में क्या प्रभाव होगा, यानी बचत और विनियोग को साथ में और शामिल कर लें। तो जैसे ये वाला कर्व है या कोई भी आप एक ले लें तो इसके नीचे इस तरह से ये और बन जाएगा आपके। ये तो है इन्वेस्टमेंट कर्व, ये है सेविंग कर्व। इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग। इधर हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट।
और इधर लेते हैं OQ सेविंग और इन्वेस्टमेंट की मात्रा, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहां पर I इज इक्वल टू S होगा वहां पर साम्य ब्याज दर निर्धारित होती है, साम्य बिंदु स्थापित होता है। इसमें हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से नेगेटिवली रिलेटेड है, जबकि सेविंग्स इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से पॉजिटिवली स्लोप्ड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। ये साम्य बिंदु है जहां पर I इज इक्वल टू S की स्थिति है। मान लीजिए कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, OR2 हो जाती है, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? आप देखिए सेविंग्स तो बढ़ जाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मुद्रा की मांग, पूंजी की मांग कम होगी, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेविंग्स करने वालों को फायदा होगा, तो वो तो ज़्यादा बचत करेंगे, लेकिन विनियोग के लिए महंगे हो जाने के कारण उसकी मांग कम हो जाती है। तो ये कम होने के कारण ये वापस इधर संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कभी साम्य ब्याज दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो क्या प्रभाव निकलेंगे? आप देखिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है, सेविंग्स कम है, यानी बचतकर्ता कम ब्याज दर पर कम बचत करते हैं, पर विनियोगकर्ता अधिक विनियोग करना चाहिए। तो विनियोगों के लिए मांग बढ़ने का परिणाम होगा कि ब्याज दर में वृद्धि होगी और पुनः ये संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। तो अब ये मॉडल किस रूप में हो गया? विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ में हमने क्लासिकल मॉडल को देखा। तो इस तरह से इसके अलग अलग प्रकार देखे हमने और इसको बताया कि इन्होंने खास तौर से अपना मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिया है, लेकिन साथ में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को शामिल करने पर मॉडल का स्वरूप क्या होगा इसे भी बताया गया है। थैंक यू।